Does one use gold and silver only as a hedge in the portfolio? दुनिया एक इन्फ्लेशनरी फेज में घुस रही है Okay. और ये इन्फ्लेशन फेज मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा नेक्स्ट 1-2 सालों तक। मेरे ख्याल से गोल्ड एंड सिल्वर विल डू प्रीटी वेल फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years। Why is it so important to know your risk profile, to know your goals before you invest? वॉरेन बफेट जी ने कहा था कि ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दे आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। Yeah. जो लालच है वो लगता है लोगों को कि भाई जो हम जल्दी अमीर बन जाएंगे, बट वेल्थ इज ऑल्सो अ जर्नी। creating a good portfolio is an experience। Would you like to share some common mistakes that are made or investors को क्या करना चाहिए, especially volatile times? You should not try to Hi and welcome to today's episode where we're going to deep dive into the evolving market landscape, especially at a time when we've seen global volatility and shifting central bank policies, and investor behavior really has been reshaping the investment playbook. आज के दौर में सवाल सिर्फ ये नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि ये है कि कौन से फैक्टर्स लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिलाएंगे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया के मैक्रो फंडामेंटल्स पर, आरबीआई की पॉलिसी अप्रोच पर, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के बदलते रोल पर, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैल्यूएशन कंफर्ट कब वैल्यूएशन रिस्क बन जाता है। To decode this, we are joined today by Sandeep Bagla. He brings with him years of experience across portfolio management and macroeconomic analysis, and a widely respected person for his ability to connect global trends with India's realities. आज हम उनसे जानेंगे कि इस environment में investors को कैसे सोचना चाहिए और कहाँ long term opportunity छुपी हुई है। So, let's get started. Sandeep, thank you so much for joining us. पहले आई थिंक शुरू करते हैं मैक्रो पिक्चर के साथ, क्योंकि आई थिंक लास्ट टाइम यू वर साउंडिंग अ लिटिल बिट नेगेटिव व्हेन वी वर टॉकिंग। नाउ द ट्रेड डील इज थ्रू और सब कहते हैं कि ये गेम चेंजर है। व्हाट्स योर व्यू ऑन द मैक्रो स्टोरी? मुझे लगता है कि थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड फॉर इंडिया ऑन अ मैक्रो लेवल। देयर आर डेंजर्स, ऑफ कोर्स, द डेंजर्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन। मैक्रो में फ्लोज के भी थोड़े कंसर्न्स हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा डालेंगे कि नहीं इंडिया में। लेकिन मुझे लग रहा है कि थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द बेटर। व्हाइल इन्फ्लेशन इज अ कंसर्न, द ट्रेड डील इज वेरी गुड फॉर इंडिया ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्सो इसी चक्कर में क्या हुआ है, इसी दौरान हमने जाके बाकी कंट्रीज के साथ में भी ट्रेड डील साइन कर दी है, एंड ईस्टर्न यूनियन, यूरोपियन यूनियन के साथ भी साइन कर दी है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। एग्जैक्टली क्या होगा, कौन सी इंडस्ट्रीज बेनिफिट करेंगी, कौन सी इंडस्ट्रीज को थोड़ा नुकसान होगा, ये अभी भांपना डिफिकल्ट है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक एज लॉन्ग एज देयर इज मोर क्लैरिटी, लोगों को पता है, तो फिर हम एक स्पीड में काम कर सकते हैं, थोड़ा देश आगे बढ़ सकता है। तो इट इज गुड दैट द ट्रेड डील हैज कम थ्रू। Absolutely, it is a good news and I think sentimentally भी big positive है। पर आप बात कर रहे थे ये FII का uncertainty के बारे में, and I think we've seen this big FII selling and everyone has become very nervous. Will the landscape change now? Can you tell us a little bit more about the FII flows, what it has been historically and what we can expect? See, FIIs have been investing in India in a very convincing way. इंडिया में वैल्यूएशंस हमेशा ही थोड़े ज़्यादा रहे हैं, और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो लंबे समय तक चलेगी। द लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ इज देयर फॉर द नेक्स्ट 15-20 years। वी आर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन अदर कंट्रीज। तो इसीलिए इंडिया का प्रीमियम थोड़ा, वैल्यूएशन थोड़ा हमेशा ही प्रीमियम रहेगा शायद। लेकिन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लास्ट 1-2 साल में जो हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ट्रेड है, दुनिया में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो उसी तरफ हो रहा है। और एक बड़ी चीज हुई है कि ग्लोबली सेंट्रल बैंकर्स ने जितना पैसा छापा था लास्ट 15 सालों में, वो थोड़ा कम हो रहा है। अभी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है, केविन वॉश हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू यूएस में जो फेडरल FOMC है, वहाँ पे जो गवर्नर है वो उनके हेड रहेंगे। तो उनका जो मानना है कि जो सेंट्रल बैंक का काम है वो ज़्यादा पैसे छापने का नहीं है, बिकॉज उससे इन्फ्लेशन आने की प्रॉब्लम आ सकती है। और वो, जब मेरा ये मानना है कि जब वो आएंगे
जब भी वो आएंगे, जब चार्ज लेंगे, तो वो यूएस का जो बैलेंस शीट है, जो पैसा उन्होंने छापा है, वो थोड़ा कम करेंगे। तो एफपीआई से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना हमारे लिए अभी लाजमी नहीं रहेगा। हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, हमारी कंपनीज को स्ट्रेंथ बिल्ड करनी चाहिए, एंड आई थिंक इफ यू ऑफर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स विच आर मीनिंगफुल फॉर पीपल, आई थिंक दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू बिल्ड ऑन। तो हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी कंपनीज और हमारे ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। एफपीआई आएंगे जाएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि एफपीआईज विल बी वेरी लार्ज इन्वेस्टर्स इन दिस ईयर ऑल्सो। और ये रुपी पे भी बहुत चर्चा हुई है। वी सीन इट हिट लेवल्स ऑफ 892, ऑफ कोर्स ट्रेड डील अ बिग बूस्टर। हाउ आर यू लुकिंग एट the currency? Abhi, will we see recovery in the rupee like we've already witnessed? और ये RBI का policy stance क्या रहेगा? देखिए, रुपी मेरे ख्याल से ऐसा उम्मीद लगाया जाता है कि 3 से 4% रुपी डिप्रिशिएट करेगी हर साल, बट यूएस में इन्फ्लेशन ऊपर ज़्यादा है, हमारा इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे है। तो मेरे ख्याल से इस साल के लिए 2026 के लिए हमने थोड़ा फ्रंट एंडेड ही रुपी का डिप्रिसिएशन देख लिया है। तो मेरे ख्याल से फॉर द बैलेंस ऑफ द ईयर 90 to 92, 90 से 92 तक रुपी एक सीमित दायरे में रहेगा। तो बहुत ज़्यादा कोई रुपीस में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, आरबीआई उसे मैनेज कर सकता है। आरबीआई को जो चेंज करना चाहिए, जो उनका स्टांस है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज उन्होंने इंटरेस्ट रेट काटे हैं, लेकिन बाजार में जो दरें हैं वो सब ऊपर चली गई है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर है, 40 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर है। आज जो हमारा सबसे बड़ा बैंक है इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो एक साल का पैसा पहले दे वर पेइंग 6.20, 6.20 पे उठा रहा था पैसा, वो आज बढ़ के 7.10 हो गया है। तो एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं मार्केट में वो बढ़ गई हैं, और आरबीआई तो कोशिश कर रहा है कि रेट कम करने की। तो कुछ तो वर्क नहीं कर रहा है, कुछ टूट गया है। मुझे उम्मीद है कि जब आरबीआई की पॉलिसी आएगी तो वो थोड़ा उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, एंड दे विल बी मोर इन लाइन विद द मार्केट rather than trying to force the market into something which the market is not accepting. और गोल्ड के बारे में आई कांट अवॉइड दैट क्वेश्चन। ये बहुत तेजी से गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस हैव मूव्ड अप। Does one use gold and silver only as a hedge in the portfolio? What do you tell investors जो कह रहे हैं कि ये रैली में I missed it out? देखिए, रैली मिस आउट किया है आपने, तो इसलिए मैं कहता हूँ एसेट एलोकेशन इज योर बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट समथिंग दैट मूव्स फास्ट। तो आप 10-15% गोल्ड सिल्वर में रखिए, 40-50% इक्विटी में रखिए, आप फिक्स इनकम में एलोकेट कीजिए, और कोई अगर कुछ बहुत बढ़ जाता है तो उसमें कोई बहुत फोमो होने की, फियर ऑफ मिसिंग आउट होने की जरूरत नहीं है। मुझे ये लगता है कि दुनिया एक इन्फ्लेशनरी फेज में घुस रही है। Okay. और ये इन्फ्लेशन फेज मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा नेक्स्ट 1-2 सालों तक। तो गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर जाएंगे। ये जो हम रैली देखते हैं, बीच में काफी जोर से रैली आ जाती है, ये बिकॉज ऑफ टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं। मार्केट में लोग फिजिकल खरीदते हैं, फ्यूचर्स में शॉर्ट करते हैं, फ्यूचर जब ऊपर चला जाता है तो उसमें उनको मार्जिन भरना पड़ता है। तो उसके कारण कई बार बिकॉज ऑफ प्योरली टेक्निकल रीजंस मार्केट्स गो बियॉन्ड देयर नॉर्मल लिमिट्स। आप उस पर ज़्यादा अब विचलित मत होइए। मेरा ये मानना है कि गोल्ड सिल्वर थोड़ा ऊपर ही जाएंगे, तो इसलिए आप बने रहिए, अपना एलोकेशन बना के रखिए। मेरे ख्याल से गोल्ड एंड सिल्वर विल डू प्रीटी वेल फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years. Still, yes, very much. Okay. Let's talk about the mid caps, okay? Because markets have done precious little in the last 1 year, mid caps included, negative returns. Is this year belonging to mid caps या large caps? देखिए, लार्ज कैप्स तो काफ़ी डिपेंडेबल हैं, और वो कम गिरेंगे और कम ऊपर जाएंगे, और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उनकी जो अर्निंग ग्रोथ है, दे आर फार मोर लार्जर एंड स्टेबल कंपनीज। तो वहाँ पे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि भाई बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। फाइनेंशियल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज लार्ज कैप्स में काफ़ी फाइनेंशियल्स में जाता है, जो एक स्टेबल सेक्टर है जहाँ हाई ग्रोथ की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। मिड कैप्स आर स्टेबल कंपनीज जो छोटे से बड़ी हो गई हैं, और जो इंडिया का ग्रोथ है नेक्स्ट 2-4 साल में, वो मिड कैप्स में काफ़ी, मिड कैप स्मॉल कैप्स बोथ में काफ़ी आएगा। तो मिड कैप्स में मेरे ख्याल से काफ़ी उम्मीद है कि ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ भी ज़्यादा रहेगा, और
once the earning growth comes, then the prices will also move up. So mid caps I think are a good investment. आप 1-2 साल में रिटर्न नहीं आता है तो ज़्यादा माने उसमें हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए. Okay. I think they will catch up and the true growth is there in mid and small caps only in India. पर कहाँ पे, कौन से सेक्टर्स में आपको लग रहा है कि yes we will see out performance? देखिए सेक्टर्स तो मेरे फंड मैनेजर का काम है. Okay. वैसे लॉन्ग टर्म में हम देखें तो डिफेंस अच्छा लगता है हमें, बट डिफेंस इज अ लॉन्ग शॉट. अगर हम देखें तो कंज्यूमर जो डिस्क्रिशनरी है, आई थिंक इंडिया में कंजम्पशन की स्टोरी बढ़ती रहेगी, बनती रहेगी. कुछ अगर हम आज की बात करें तो ऑटोज में हमें काफ़ी अच्छा लगता है. आई थिंक एक उम्मीद से ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है. एंड कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं, जो ट्रक्स हैं, जो बड़े व्हीकल्स हैं, उसमें भी एक तेज़ी की संभावना लग रही है. सो आई थिंक ऑटोज विल लुक वेल एंड आई थिंक अगर कंज्यूमर सीरीज डू वेल then I think the economy is looking like it's likely to pick up in the coming days. ये व्यू है कैपिटल मार्केट्स में कि कैपिटल मार्केट्स आर नाउ रिवॉर्डिंग एसेट ओनर्स वर्सेस इनकम अर्नर्स. क्या ये रिवर्स रॉबिनहुड इफेक्ट प्ले आउट हो रहा है? देखिए मैंने मजाक में कहा था कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अब रिवर्स रॉबिनहुड हो गए हैं. रॉबिनहुड जैसा कि आप जानते हैं कि वो अमीरों से पैसा लेके गरीबों को देता था, और अब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर से, सामान्य निवेशकों से पैसा लेके बड़ी कंपनीज को दे रहे हैं. तो ये तो एक मजाक की बात थी. बट आज एक डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है मार्केट में. जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स हम खरीद सकते हैं और उसको हम ओन कर सकते हैं, और अगर उनमें ग्रोथ आता है तो एक सामान्य निवेशक भी उस ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकता है. तो म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अच्छा जरिया है इस डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस में, कि जहां एक सामान्य आदमी, एक सामान्य निवेशक एक बड़ी कंपनी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकता है. एंड आई थिंक वी आर ऑल वेरी हैप्पी विद द प्रोसेस. एंड जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, वो नाप तोल के इन्वेस्ट करते हैं, देख के इन्वेस्ट करते हैं कि कंपनीज कैसी कर रही हैं, उनका ग्रोथ कैसा हो रहा है, उनका मैनेजमेंट कैसा है, देश में कैसे मेगा ट्रेंड्स उभर के आ रहे हैं. तो मेरे ख्याल से निवेशकों को अपना पैसा काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए, आइदर थ्रू लंप सम इन्वेस्टमेंट्स और थ्रू SIPs. उससे उनका जो अनुभव रहेगा इन्वेस्टमेंट का वो ज़्यादा स्मूदर रहेगा, वॉलेटिलिटी कम रहेगी. ओके. रिस्क और गोल्स जानना बहुत सही है बिफोर यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट्स. क्या आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ड्रॉ करके बता सकते हैं कि हाउ इज इट सो इम्पोर्टेंट और व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू नो योर रिस्क प्रोफाइल, टू नो योर गोल्स बिफोर यू इन्वेस्ट? देखिए आदमी गलती करके ही सीखता है. तो मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था मैं भी राकेश झुनझुनवाला बन जाऊंगा. तो मैंने काफी ट्रेड किया, ऑलमोस्ट बन गए, ऑलमोस्ट नहीं बने, लेकिन क्या है कि काफी लॉसेस किए मैंने. और फिर मुझे समझ में आया. पर क्या फीलिंग महसूस हुआ था? ओ बहुत ही गट रेंचिंग फीलिंग होती है. मन करता है कि बिल्डिंग से कूद जाओ. बट वो इसलिए मैं चाहता हूँ, एंड आई थिंक द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज इंक्रीज द STT बिकॉज जो स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. एंड वॉरेन बफेट जी ने भी कहा था कि ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दे आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. तो इनसे जो सामान्य निवेशक है उनको दूर रहना चाहिए. जो लालच है वो लगता है लोगों को कि भाई लोग हम जल्दी अमीर बन जाएंगे, बट वेल्थ इज ऑल्सो अ जर्नी. क्रिएटिंग a good portfolio is an experience. तो मेरे ख्याल से ये सब नहीं करना चाहिए. काफ़ी टाइम वेस्ट होता है. आप जो भी करते हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, और आपका जो लंबे समय का पैसा है वो आप इक्विटी में डालिए. ओके. तो क्या लेसन्स आप सिखाना चाहते हैं इन्वेस्टर्स को कि डोंट चेस रिटर्न्स, इट्स मार्केट इज अ गेम ऑफ वेटिंग, इट्स अ गेम ऑफ डिसिप्लिन. दिस साउंड्स वेरी इजी, पर एक्चुअली प्रैक्टिस करने में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. सो वुड यू लाइक टू शेयर सम कॉमन मिस्टेक्स दैट आर मेड, और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए स्पेशली वॉलेटाइल टाइम्स में? देखिए इंडिया जो है वो अल्फा सीकिंग मार्केट है. हम सब टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मेंस में ही बिलीव करते हैं, उसको चेस करते हैं. आपका कोई अगर बच्चा है और वो स्कूल में है और वो अगर बोले कि मैं 3rd क्वार्टाइल में परफॉर्म कर रहा हूँ,
और तो कोई आपको अच्छा नहीं लगेगा। सभी हम चाहते हैं इंडियंस की हमारा बच्चा फर्स्ट आए या टॉप 3 में रहे। तो दिस वी आर अ एस्पिरेशनल पॉपुलेशन, वी आर अ अल्फा सीकिंग पॉपुलेशन। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय से ज़्यादा हम पा जाएं। आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ मैच्योरिंग, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। आई थिंक IMF ने काफ़ी काम किया है, म्यूचुअल फंड से ही है, बट लोग अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। तो मेरे ख्याल से जो कैपिटल मार्केट्स हैं, इक्विटी मार्केट्स हैं, आज से 15-20 साल पहले से काफ़ी ज़्यादा सेफ हो गए हैं। जो खराब कंपनियां थी वो पनिश हो जाती हैं, वो IPO में नहीं आ सकती, कंपनियां बड़ी हो गई हैं और मार्केट भी बढ़ रहा है और इंडिया ग्रेजुअली एक्सपोर्ट्स की तरफ बढ़ रहा है, तो नए मार्केट्स में भी जा रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक्साइटिंग टाइम्स है इंडिया के लिए। आई थिंक इंडिया विल ग्रो। आई थिंक हमें अपना जो उम्मीद है उसे थोड़ा कम रखना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस लो रखना चाहिए। एज लॉन्ग एज हम जो इन्फ्लेशन है उसको हम कंफर्टेबली पोस्ट टैक्स बेसिस पे बीट कर रहे हैं, तब तक वी शुड बी हैप्पी। We should not try to join every party that is happening in the town. And I think we should have a more balanced asset allocation. And I think इससे आपको रात में नींद भी अच्छी आएगी और just writing that, हाँ. so रात में नींद भी अच्छी आएगी और आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे ग्रो करेगा। I think patience is the key. And I think जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, अगर आप स्लाइटली हायर रेट पे कंपाउंड करेंगे हर साल, वो जो कंसिस्टेंसी आएगी आपके पोर्टफोलियो में वो आपको चकित कर देगी। You will be amazed by the results if you are able to stay the course. Yeah, staying the course is the most important. And you know, आप पहले भी कह रहे थे कि our valuations as compared to some of the other markets काफी expensive है. When does valuation comfort turn into valuation risk ये market में? देखिए, जब वैल्यूएशन क्यों हाई है ये हमें समझना चाहिए। वैल्यूएशन इसलिए हाई है बिकॉज हमें उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगी, एट अ फास्टर रेट ग्रो करेंगी और वो प्रॉफिट सस्टेनेबली ग्रो करते रहेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब ये उम्मीद टूट जाती है तब वैल्यूएशन कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी तो उम्मीद है और अभी बजट भी अच्छा बना है हमारा और US के साथ में ट्रेड डील भी साइन हुई है। रिस्क हैं, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है। मुझे लगता है कि 2026 में ज़्यादा रिटर्न्स आने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हमें। 2026 will be a great year to invest for 2028-29। 2-3 साल का आप अगर समय बना के रखें तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आएंगे। तो इस बार आप जितना इन्वेस्ट कर सके 2026 पे, मेरे ख्याल से अच्छे फंड मैनेजर्स को आप पैसा दें और आप 2-3 साल का एटलीस्ट टाइम होराइजन रखें फॉर अर्निंग्स टू कम थ्रू एंड वैल्यूएशंस टू सेटल डाउन। एंड बिना चैन की नींद, जस्ट हैव अ गुड नाइट स्लीप। एब्सोल्युटली। और ये अल्ट्रा हाई नेट इन्वेस्टर्स या UHNIs बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं मार्केट्स पे, क्या ये रियलिस्टिक है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, UHNI वो होता है जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, आ गया होता है, और जिनको बहुत सारी फ्री एडवाइस मिलती है। और सबसे बड़ा जो हॉलमार्क है ट्रू UHNI का, उसे लगता है कि 18% से 20% रिटर्न उसका बर्थ राइट है पोस्ट टैक्स। तो वो फिर क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगने लगे तो आप फिर रिस्क को नहीं समझ पाते और आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है, आप रिस्क बढ़ाते हैं और ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है, अर्निंग्स ग्रोथ है, वो 12 से 14% है। अगर अच्छे फंड्स में डालेंगे आप तो आपको 14-15% मिलने की उम्मीद रखना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पॉसिबल है। तो UHNIs आर ऑल्सो लर्निंग। अभी क्या होता है कई बार कि जब आप इक्विटी में डालते हैं और मार्केट नीचे आ जाता है तो आपको ख़राब लगता है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हैं जो आपको भी ठीक से समझ में नहीं आते। वो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, आप रियल एस्टेट में जाके लोन दे देते हैं किसी को और उसमें फिर वो फंस जाते हैं। आई थिंक लिक्विडिटी जो है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो लोगों को एक बड़ा अमाउंट अपना लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में रखना चाहिए। एंड पब्लिक इक्विटीज़ बहुत ही अच्छी मार्केट है, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा जरिया है एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने का। एंड आई थिंक एक्सपेक्टेशंस लो रखेंगे तो लाइफ में आपको नाउम्मीदी नहीं आएगी। Now let's talk about global bond yields because I don't think ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ये मेट्रिक को देखते हैं, पर ये इक्विटी डिस्कशंस में क्यों इग्नोर हो रहा है और क्यों इम्पोर्टेंस देना चाहिए? मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए।
जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि 2008 से लेके 2021-22 तक जो हमारे बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं ग्लोबली में, आरबीआई, यूएस फेड, ईसीबी, यूके के, जापान के, इन लोगों ने बहुत पैसा छापा है और इस उम्मीद में छापा है कि ग्लोबल ग्रोथ जारी रहेगा, एम्प्लॉयमेंट जारी रहेगा। ये पैसे छापते छापते इन्फ्लेशन अब बढ़ना शुरू हो गया है और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वही बोलेंगे कि भाई इन्फ्लेशन हमें नहीं चाहिए, हमें वोट नहीं मिलेंगे, तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाइए, जो मार्केट में आपने पैसा छोड़ा है उसे वापस दीजिए। उस टाइम पे आपके वैल्यूएशंस कहाँ जाएंगे, इक्विटी में क्या होगा, ये परखना बहुत ज़रूरी है। जो ग्लोबल बॉन्ड डील्स है, 10 साल की बॉन्ड, 15 साल की बॉन्ड्स जो है गवर्नमेंट इशू करते हैं, उनका कॉस्ट ऊपर जा रहा है, वो दरें ऊपर जा रही हैं, बिकॉज जो बॉन्ड इन्वेस्टर्स है वो चाहते हैं कि जो इन्फ्लेशन है उससे ज़्यादा तो उन्हें रिटर्न मिले। तो ये दर्शा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं इसलिए, बिकॉज इन्फ्लेशन का एक डर है और ये डर मेरे ख्याल से लोगों को समझना चाहिए, इसको एक अहमियत देनी चाहिए। I think inflation will be the biggest problem in 2026 and there are some good factors also, which is why markets will probably be in a range, but ऐसा मेरा मानना है कि 2026 के end तक interest rates will be hiked in the world. I think globally central banks will start reducing the money in a very significant way, and then only the companies which are doing really well, their valuations will survive. So I think ये डर मेरे ख्याल से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको समझ में आ रहा है। तो इक्विटी एलोकेशन, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2026 में हमें इक्विटी में एलोकेट करना चाहिए और ग्रेजुअली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द इंडस्ट्री एवोल्यूशन। नए बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, सेवरल एएमसीज बहुत ये नीश स्ट्रैटेजीज में फोकस कर रहे हैं। इज द इंडस्ट्री इनोवेटिंग और इज इट ओवर सेगमेंटिंग? ये काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। हमारी जो इंडस्ट्री है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, उस पर कोई भी निवेश कर सकता है, लेकिन जो इसका जो मेन बुलवर्क है, जो फाउंडेशन है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स है, वो है द ट्रू रियल स्मॉल इन्वेस्टर। रिटेल में जो सिंप्लिसिटी वर्क्स, सिंपल थिंग्स वर्क, तो जो मेन कुछ फंड्स हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट, ये जो 6-7 फंड्स हैं, सबसे ज़्यादा पैसा इसी में आता है। अब कई बार हम कोशिश करते हैं ऐसी कुछ पेश करने की जिससे इन्वेस्टर्स को कुछ नया मिले, बट हमें ये बात समझनी चाहिए, इंडस्ट्री को भी समझनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी समझनी चाहिए कि ये डिस्ट्रैक्शन है। 95% जो ब्रेड एंड बटर एंड जैम है वो आपका जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है, उसी में आ रहा है। तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ओवर सेगमेंट नहीं करना चाहिए, नए प्रोडक्ट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़िया से मैनेज कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, आपका ग्रोथ निश्चित है। एंड आप डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन्वेस्टर्स का वक्त जाया ना करें, वेस्ट ना करें इन प्रोडक्ट्स विच आर लाइकली टू अंडर परफॉर्म। सो जो हमारा मेन काम है, इन्वेस्टमेंट्स, इन सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना, उसी पे अगर फोकस करें तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। बट एज न्यू एएमसीज कम, जो नई एएमसीज आएंगी, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, तो उसमें मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को चॉइस मिलेगी, बट उस चॉइस को हमें समझना, सबके लिए समझना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं में बने रहें। आई थिंक योर इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस विल बी वेरी वेरी गुड। तो कीप इट सिंपल, कीप इट एब्सोल्युटली सिंपल। ये SIFs, QE इंस्पायर्ड फंड स्ट्रक्चर्स, क्या ख्याल है? देखिए, जो ये एक नई ग्लोबली भी एज मार्केट्स मैच्योर एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, हमारे देश में हम लोग अल्फा सीकिंग हैं, तो हम लोग अल्फा के पीछे भागते हैं। जो कंपनी अच्छी कर रही है हम उनके पीछे उसमें निवेश करना चाहते हैं। तो एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई कंपनियां कैसे ग्रो करेंगी। वो टाइटन में बिलीव करते हैं, टाइटन जैसी कंपनीज में लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में बिलीव करते हैं। और कुछ नए क्वांट बेस्ड फंड मैनेजर्स हैं जो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, रिस्क मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उस नज़रिए से देखते हैं। मेरे ख्याल से इन दोनों का सम्मिलन होना चाहिए और जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, पोर्टफोलियोज बनाते हैं, उसमें रिस्क का भी एक दारोमदार होना चाहिए, एक इम्पोर्टेंस होनी चाहिए।
और ideally I think a lot of fund managers are moving towards an ideal combination of bottom up approach towards investing and a quant based risk management also. तो मेरे ख्याल से रिस्क मैनेजमेंट इम्प्रूव होगा, बट कोई भी एक्सट्रीम जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो कभी कभी अंडर परफॉर्म ज़्यादा करेगा. तो कंसिस्टेंसी के लिए मेरे ख्याल से जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है उसी में रहना चाहिए. तो पार्टिंग मैसेज क्या है इन्वेस्टर्स के लिए? क्लासिक मिस्टेक्स जो बनाते हैं स्पेशली वॉलेटाइल टाइम्स में, क्या लेसन्स लर्न करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, एंड व्हाट डू यू वांट टू टेल द रेगुलर रिटेल स्मॉल टाइम इन्वेस्टर? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड सही है. म्यूचुअल फंड्स है प्रूव दैट लास्ट 20-30 ईयर्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए हैं, और हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो फंड मैनेजर है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, सेबी अच्छा काम कर रही है. तो मेरे ख्याल से जो पैसा आपको 5-10 साल तक नहीं चाहिए वो आपको इक्विटी में एलोकेट करना चाहिए. बाकी आप फिक्स इनकम में रखें, गोल्ड और सिल्वर में रखें. मेरे ख्याल से मार्केट्स विल बी इन रेंज. एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह के साथ आप अगर मिलके काम करें, ये एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स जो है एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, ये हर किसी का काम नहीं है. काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन आती है हमें यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से. काफ़ी नौसिखिए लोग छोटी सी चीज़ को बढ़ा के बोलते हैं और बहुत डेंजरस है. मेरे ख्याल से मेरी काफ़ी सारी भाभियाँ, फ्रेंड्स की वाइव्स, फ्रेंड्स हैव बिकम फुल टाइम ट्रेडर्स. रियली? एब्सोल्युटली. वो उन्होंने अपना काम, अपनी बुटीक, अपने घर सब बंद कर दिया है. वो 9:15 से लेकर 3:30 तक फुल टाइम ट्रेडिंग करती हैं. ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है. मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट इज अ सीरियस बिजनेस. आप 10-15% पैसा आप ट्रेडिंग के लिए रखिए, एंटरटेनमेंट के लिए रखिए, लेकिन 85-90% of the money should be in serious investments with expert fund managers. And if you want excitement, go to the casino, not the I think stock market. You are absolutely right. I think लोगों को थोड़ा excitement चाहिए होता है. Yeah. So one can try your hand, but this is a specialized job. Yeah. Leave it to the experts. Yeah, speculation and leverage will get you nowhere. Leverage. Absolutely. Okay, time for rapid fire. Okay. SIP or lump sums? What do you think is the better way to go in mutual funds? देखिए, आपके पास अगर पैसा पड़ा है तो आप उसको एसेट एलोकेट कीजिए और आप लंप सम में डाल दीजिए, और जो आपकी इनकम आ रही है उसका एक हिस्सा आप SIP में डालते रहिए. Okay. Now complete, fill in the blanks, last sentence. The biggest risk to the market is Inflation. Yes. I knew it. Okay. The trade deal announcement was a big relief. Or still we have to see how it pans out. Yeah. Because which industries will do well, which industries will suffer, we still don't know. But I think there will be more winners than losers. The biggest mistake investors make? Trying to do it themselves. Yeah. जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये leave it to the experts. Leave it to the experts. Yeah. Top sector for the year ahead? I think I would still go for metals because मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन का एक डर है. तो एक कमोडिटी सुपर साइकिल आ सकती है जिसमें metals will do well. One word to describe earnings for the year ahead? 10%. Okay. Silver, gold, equities, bonds, who is going to have the best year? Or which asset class will have the best year? Very difficult to say, but most likely gold will have the last word. I think the Indian housewives have made the smartest decision to invest in gold over the years. Okay. Best advice you received for investing? I'm still waiting for the best advice. And what gives you a good night's sleep when it comes to your portfolio? I don't think about money. I don't look at my portfolio. So portfolio and investments are the last of my worries. All right, Sandeep, as always, such a pleasure. Thank you so much for speaking to us today and gleaning all of those insights from you. Thank you. Thank you so much, Aman. Thank you so much, Sandeep. तो आई थिंक आज की डिस्कशन से ये बात क्लियर हो जाती है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग से राइट स्टॉक या राइट फंड चूज करने की नाम नहीं है, बल्कि कॉन्टेक्स्ट समझने, पेशेंस रखने और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बनाए रखने का भी है. From inflation, risks, and bond yields to behavioral shifts and product innovation, this episode has really given us a comprehensive framework to think more
clearly about markets. I hope you enjoyed watching the show. और भूलना मत like, subscribe और comment करने को इस episode पर. Thanks for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.